हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो हमने कल देखा था आपका वीडियो का प्रैक्टिस सेट नंबर 1। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2, यानी कि वीडियो के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ हम जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो हमारी डेली बेसिस पे क्लासें चल रही हैं, यानी कि 6:30 पे आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उसके बाद में हमारी जो हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई, संविधान आपका हो गया, इन तीनों की क्लास को एमसीक्यू और थ्योरी के फॉर्मेट यानी कि दोनों में किया गया है। और वीडियो की क्लास यानी कि जो हम अभी इस टाइम पे स्टडी कर रहे हैं मंडे टू सैटरडे। ओके, तो ये जो क्लासेस है हमारी ये 8 बजे रहेगी। वीडियो क्लास जो रहेगी वो आपकी 9:30 पे रहेगी। ओके, तो हमारा प्रैक्टिस सेट वीडियो का पहला क्वेश्चन है कि जंगल भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची में सूचीबद्ध है, यानी किस सूची में सूचीबद्ध है। ऑप्शन है आपका पहला केंद्रीय, राज्य, विश्व सूची या समवर्ती सूची। अगर हम बात करेंगे तो भारतीय संविधान में अगर हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां अगर हम अनुसूचियों की बात करेंगे, जब मूल भारतीय संविधान जो हमारा बना था मूल संविधान में जो अनुसूचियों की संख्या थी वो हमारी कितनी थी? 8 अनुसूचियों की संख्या थी। उसके बाद में जो हमारा वर्तमान स्वरूप है संविधान का, उसमें जो अनुसूचियों की जो संख्या है वो कितनी है? आपकी 12 है। तो आपकी जो 7वीं अनुसूची है वो केंद्र व राज्यों के मध्य जो है वो क्या करती है? शक्तियों का विभाजन करती है। तो आपकी वर्तमान समय में जो अनुसूची है वो आपकी कितनी है? 12। और पहले अनुसूची कितनी थी आपकी? यानी कि 4 अनुसूचियों को बढ़ा दिया गया है। तो इसमें से जो संविधान सभा की यानी कि उस भारतीय संविधान की जो आपकी 7वीं अनुसूची है, इसमें कहा भी गया है जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें जंगल किस सूची का विषय है। अगर हम यहां से 7वीं अनुसूची की बात करते हैं तो भारतीय संविधान में केंद्र व राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है आर्टिकल नंबर 246 के अंतर्गत। तो अगर हम यहां से समझेंगे कितनी हमारी अनुसूचियां में कितनी सूचियों को सूचीबद्ध किया गया है, तो आपके संघ सूची है, राज्य सूची है और आपकी समवर्ती सूची है। 3 सूचियां हैं हमारी। अगर हम यहां से देखेंगे कि जो संघ यानी कि जिसको हम केंद्रीय सूची बोल सकते हैं, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में वो विषय आते हैं, इसमें राज्य भी विषय को बनाती है और जिसमें केंद्र भी आपका क्या होता है? शामिल होता है। उसमें दोनों आते हैं। और राज्य की बात करेंगे तो केवल राज्य के विषय आते हैं, और अगर संघ सूची की बात करेंगे तो केवल संघ यानी कि जिसपे केंद्र सरकार क्या करती है? काम करती है। अगर हम बात करेंगे तो आपका आर्थिक नियोजन आपकी समवर्ती सूची का विषय है। परिवार नियोजन तो आर्थिक नियोजन हो गया, परिवार नियोजन हो गया, आपका सामाजिक नियोजन, यानी कि जितनी भी प्लानिंग है हमारी, जितनी भी आपकी प्लानिंग है या जितने भी नियोजन है वो सब हमारे समवर्ती सूची में होते हैं। और यहीं से हमारे जंगल भी किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो शिक्षा भी आपके समवर्ती सूची का विषय है। और वन भी आपके किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची में आते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है जो हमारे समवर्ती सूची में है।
अगर हम बात करेंगे तो संघ सूची की, तो आपकी परमाणु ऊर्जा, आपका रक्षा मामले, बैंकिंग की सुविधा, डाकघर, देखिए ये जितने भी हमारे यहां पर हैं ये सब किसमें आएंगे, आपके केंद्रीय सूची के विषय में आपके आते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं तो आपका रेलवे भी होगा इसमें, और आपका अफीम की खेती भी आपकी केंद्र सूची के अंतर्गत आती है। अगर हम राज्य सूची की बात करें तो लोक कल्याण व स्वच्छता आएगी आपकी, लोक कल्याण व स्वच्छता। कृषि आपकी राज्य सूची का विषय है, तो आपके विद्युत आपके किसका है, राज्य सूची का विषय है, यानी कि इस पे क्या चर्चा होती है, आपकी राज्य सूची चर्चा करती है। तो हमने देखा कि भारतीय संविधान की जो आपकी 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का विवरण दिया गया है। तो केंद्र व राज्यों की भी शक्तियों का विभाजन आर्टिकल नंबर 246 हमारा करता है, जिसमें आपके कुल मिला के ये आपके जो एलिमेंट्स है यानी कि जिनको सूचीबद्ध किया गया है वो आपके ऐसे बहुत सारे क्या है सब्जेक्ट्स हैं, तो इन विषयों को रखा गया है आपकी सूचियों में। इंपॉर्टेंट है तो आप किसको ध्यान रखें, तो इसका सही आंसर होगा वो किसमें होगा, आपके समवर्ती सूची में। तो जंगल किस सूची का विषय होगा, हमारे समवर्ती सूची का विषय होगा। अगला प्रश्न है हमारा कि को उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया, यानी कि पूछ रहा है कि किसको उसकी शेष जिंदगी के लिए औरंगजेब ने कैद कर लिया, अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर को, या बात करेंगे बाबर को। तो ये सब आपके मुगल बादशाह हैं। अगर हम मुगल बादशाह की बात को करते हैं तो मुगल बादशाह सबसे पहले हम देख लेते हैं मुगल बादशाह के समय को। तो मुगल बादशाह में पहला जो मुगल बादशाह थे वो थे हमारे बाबर। तो बाबर का जो समय है 1526 से लेके 1530, ये हमारे मुगल बादशाह बाबर का समय था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो बाबर के बाद जो राजा हुए वो कौन हुए, आपके हुमायूं। हुमायूं का जो शासन काल है 1530 से लेके 1545। उसके बाद शेरशाह सूरी ने शासन काल किया, यानी कि 1540 अगर हम यहां करें तो हमारे लिए ज्यादा बेस्ट रहेगा। 1530 से लेके 1540। उसके बाद बीच में आ गए आपके शेरशाह सूरी, तो उसके बाद जो शासन हुआ 1555 से लेके 1556 तक फिर से शासन था इनका। उसके बाद में इनके जो पुत्र थे वो कौन थे, आपके अकबर। अकबर की बात करेंगे तो 1556 से लेके 1605। उसके बाद में इनके पुत्र आपके जहांगीर 1605 से लेके 1627। एक क्वेश्चन हमसे पिछली बार पूछा भी गया था कि जहांगीर का जो शासन टाइम है वो हमारा कितना है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो शाहजहां 1627 से लेके 1658। और औरंगजेब की अगर हम बात करेंगे तो 1658 से लेके 1707। तो हमने देखा कि जितने भी हमारे मुगल बादशाह थे वो आपके सभी हैं, क्योंकि बहादुर शाह जफर द्वितीय हमारे अंतिम मुगल बादशाह थे। तो किसको अपनी जिंदगी के लिए, यानी कि शाहजहां एक ऐसे व्यक्ति थे जिनको औरंगजेब ने क्या कर लिया, शासन की समाप्ति करा दी और कैद कर लिया। लेकिन शाहजहां की जो मृत्यु हुई थी वो 1666 में क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। तो औरंगजेब ने किसे कैद कर लिया, अपने ही पिता को कैद कर लिया, जिनका नाम क्या था, आपके शाहजहां। तो शाहजहां को ही क्या कर लिया, कैद कर लिया औरंगजेब ने। तो अगर हम इनके मकबरे की बात कर ले तो मकबरा क्या है, आपके काबुल में है।
बात करेंगे हुमायूं के मकबरे की, तो हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में। देखेंगे तो अकबर का मकबरा आपके सिकंदरा आगरा में है। जहांगीर की बात करेंगे तो लाहौर में। शाहजहां का आगरा में, और आपके औरंगजेब का औरंगाबाद में। औरंगाबाद में। तो इसमें शेष जिंदगी के लिए किसको कैद कर लिया था? मुगल बादशाह शाहजहां को शेष जिंदगी के लिए क्या कर लिया था? कैद कर लिया था। कह रहा वर्ष 1928 में भारत में आए उस कमीशन का नाम बताइए जिसका उद्देश्य भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सुधार करना था। कमीशन का नाम पूछा है हमसे 1928 में, जिसने क्या करा? भारत में क्या करा? स्थापित किया संवैधानिक सुधारों को लिए। लेकिन रोलेक्ट एक्ट की बात करेंगे तो रोलेक्ट एक्ट जो हमारा हुआ था वो 1919 को हुआ था। तो रोलेक्ट एक्ट क्या था? रोलेक्ट एक्ट में क्या था? व्यक्ति को बिना उसका जुर्म बताए उसको क्या कर लिया जाता था? गिरफ्तार कर लिया जाता था, यानी कि उसको दंड दिया जाता था कि अगर उसने कोई क्राइम नहीं करा है फिर भी। इसमें एक नारा दिया गया था, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। तो इसमें जब बिना बात को बताए, यानी कि बिना कोई बात किए व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो रोलेक्ट एक्ट के विरोध में एक अमृतसर में एक सभा का आयोजन किया गया, जिसके कारण हमारे भारत में क्या हुआ? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। अगर पिट्स इंडिया एक्ट की बात करेंगे तो 1784 में आया आपके। रोलेक्ट एक्ट के समय जो हमारा वायसराय थे वो लॉर्ड्स चेम्सफोर्ड थे। अगर बंगाल के विभाजन की बात करेंगे तो बंगाल का जो विभाजन था जिसकी घोषणा करी गई थी 19 जुलाई 1905 को घोषणा करी गई थी, लेकिन 16 अक्टूबर 1905 को ये क्या था? बंगाल का विभाजन हो गया। और इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? हमारे लॉर्ड कर्जन। इस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड कर्जन। तो इसका जो सही आंसर होगा, उस कमीशन का नाम क्या था? तो उस कमीशन का नाम था आपका साइमन कमीशन। उस कमीशन का क्या था? नाम था। तो बात कर लेते हैं साइमन कमीशन जो था। तो साइमन कमीशन आपके 8 नवंबर 1927 को क्या हुआ था? स्थापित हुआ था ब्रिटेन में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन क्या हुआ? भारत आया। और भारत में कहां आया? बंबई में। तो इसके बाद लोगों ने क्या करा? इसका विरोध किया। विरोध इसका क्यों करा? विरोध इसलिए करा था कि इसमें किसी भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए साइमन कमीशन गो बैक का क्या दिया था? नारा दिया गया था। इस समय जब थे तो इस समय जो वायसराय थे वो थे लॉर्ड इरबन। तो लॉर्ड इरबन क्या थे? इस समय वायसराय थे, जिनका शासन टाइम 1926 से लेके 1931। यानी कि भारत के इतिहास में अगर 1926 से लेके 1931 के मध्य अगर कोई घटना होती है तो हम उसको कहते हैं कि उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? लॉर्ड इरबन थे। इसमें क्या थे? इसमें एक हमारे व्यक्ति लाला लाजपत राय की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उन्हें लाठियों से पीट पीट कर क्या कर दिया गया था? मार दिया गया था। तो साइमन कमीशन जब भारत आया था तो 3 फरवरी 1928 में आया था। और साइमन कमीशन जो था वो क्या था? प्रशासनिक सुधार के लिए भारत आया था। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? हमारा साइमन कमीशन आपका सही आंसर होगा इसमें। साइमन कमीशन जो था उसका विरोध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी किया, मुस्लिम लीग ने भी उसका विरोध किया। तो 1927 में जब मद्रास में अधिवेशन को आयोजित किया गया था तो इसका क्या करा गया था? विरोध भी किया गया था। लेकिन 3 फरवरी 1928 को क्या आया था? भारत में बंबई में आ गया था। और भारतीयों ने क्या करा? इसको साइमन कमीशन गो बैक के लिए नारे लगाए थे। ओके, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा साइमन कमीशन। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित हिमाचल और के बीच स्थित लंबवत घाटी के
घाटी को दून के नाम से जाना जाता है? इसमें ये पूछ रहा है आपसे कि हिमाचल और कौन सी ऐसी घाटी है जिसको दून घाटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक या आपका तिब्बत। क्या होगा इसका ठीक आंसर? आप देखिएगा ऑप्शन को। अगर हम बात करेंगे दून घाटी की, अगर हम बात कर लेते हैं दून घाटी की, जिसको हम बोल सकते हैं दून वैली, तो दून वैली जो है आपके, वो आपके लघु हिमालय, जिसे हम बोल सकते हैं लेसर हिमालय, और आपके शिवालिक हिमालय के क्या है, आपके मध्य में स्थित है, जिसमें दो नदियों के हैं आपके, यानी कि दो नदियां, यानी गंगा प्लस यमुना। तो गंगा प्लस यमुना आपके स्पर्श करती हैं दून घाटी को। और अगर हम बात करेंगे कि शिवालिक और लघु हिमालय की अगर हम बात करेंगे, तो जो आपके पूर्वी जो छोर है वो आपके गंगा से मिलता है, और इसका जो उत्तरी छोर है वो किससे मिलता है, आपके यमुना से मिलता है। अगर हम इनके डिस्टेंस की बात करेंगे तो वो आपकी कितनी होगी, 75 किलोमीटर। तो आपको हम इसको मंसूरी हिल्स भी कहते हैं, यानी कि मंसूरी भी कहते हैं इसको। ओके, अब हम बात करेंगे कि हिमाचल और के बीच स्थित है, यानी कि शिवालिक के बीच क्या है, आपके स्थित है। ओके, तो दून घाटी को हम इस नाम से जानते हैं आपके। अगर हम इसमें बात करते हैं कि आपकी और भी कुछ घाटियां हैं, जैसे हमारी फूलों की घाटी, तो फूलों की घाटी हमारी कहां पर है, तो फूलों की घाटी हमारी कहां पर है, उत्तराखंड में है आपके। तो फूलों की घाटी हमारे उत्तराखंड में है। अगर हम बात करेंगे हमारी शांत घाटी की, तो शांत घाटी हमारी कहां पर है, आपके केरल में है। अगर कुल्लू घाटी की बात करते हैं तो आपके हिमाचल में। तो हमने बात करी शांत घाटी की, तो भारत की सबसे अधिक जैव विविधता, भारत की सबसे अधिक जैव विविधता अगर किस घाटी में पाई जाती है, ये प्रश्न बनता है। तो भारत की सबसे अधिक जो जैव विविधता है वो आपकी शांत घाटी में पाई जाती है। तो शांत घाटी आपके केरल में है। अगर हम बात करेंगे कि अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हम कब बनाते, तो आपको बनाते हैं हम वो 22 मई को, यानी कि 22 मई को हम बायोडायवर्सिटी डे बनाते हैं। अभी अरावली पर्वत श्रृंखला को घोषित किया गया था आपके। ओके, तो हमारा इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका शिवालिक। कह रहा है वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है क्या कहलाता है? फिजिकल चेंज यानी कि भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, जंग लगना, या गैल्वेनाइजेशन यानी कि यसद लेपन। क्या होगा इसका सही आंसर? ठीक है गाइस, तो आप बताइए क्या होगा इसका सही आंसर? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या जंग लगना, या यसद लेपन यानी कि गैल्वेनाइजेशन। यानी कि अगर हम बात करेंगे भौतिक परिवर्तन, तो मोम का पिघलना,
हमारा भौतिक परिवर्तन है। पानी का जमना भी हमारा भौतिक परिवर्तन है, और पानी का उबलना भी हमारा क्या है, भौतिक, यानी कि हमारा फिजिकल चेंज है। ओके, अगर हम कहेंगे कि रासायनिक क्या है, तो चांदी का खराब होना, भोजन का पचना, या भोजन का पाचन, ये सब हमारा क्या है, ये हमारा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, तो हम अगर बात करेंगे बाह्य परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, तो देखिएगा कोई नया पदार्थ नहीं बनेगा, यानी कि फिजिकल चेंज हमारा होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपका फिजिकल चेंज हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि धातुओं का वह गुण जिन्हें खींचकर तारों में परिवर्तित किया जा सकता है क्या कहलाता है। बात कर देंगे अगाध वर्धनता, सयांता, तन्यता या तन्न सामर्थ्य। अगर बात हम करते हैं अगाध वर्धनीय की, तो किसी भी धातु को हम इतना पीटे कि वो टूटे ना, यानी कि घात और आघात का मतलब है, घात यानी कि चोट लगना, आघात मतलब चोट ना लगना। तो अगर हम किसी धातु को इतना पीटते हैं कि उस पर कोई चोट नहीं लगती है, उस पर कोई घात नहीं पहुंचती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, अगाध वर्धनीय धातु कहते हैं। तन्यता क्या होती है कि किसी भी धातु को खींच खींच कर क्या होता है, उसके तारों में परिवर्तित कर देना, आपकी क्या कहलाता है, तन्यता कहलाती है। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। कह बुलंद दरवाजा कहां स्थित है, पश्चिम बंगाल, गुजरात, उत्तर प्रदेश या आपके तमिलनाडु। अगर हम बात करेंगे तो कहां आपका होगा, आप बताइएगा सही आंसर क्या होगा। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि बुलंद दरवाजा बनवाया किसने था। तो बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने अपने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। अकबर ने गुजरात विजय के बाद 1572 और 73 में इस दरवाजे का निर्माण कराया था। ये आपका 176 फीट का दरवाजा है आपके, और आपके फतेहपुर सीकरी, आगरा, उत्तर प्रदेश में बना है। आगरा के उत्तर प्रदेश में आपका क्या है, बना है। तो आगरा उत्तर प्रदेश में ये बना है आपका। अगर हम बात करेंगे आगरा उत्तर प्रदेश में बना हुआ है आपका, ठीक है। तो इसका जो निर्माण कराया था वो कहां पर, आपके उत्तर प्रदेश में। ओके, तो चलिए अगर और हम बात करते हैं तो अकबर ने इबादत खाने का निर्माण कराया था आगरा में 1575 में। तो 1575 में इबादत खाने का निर्माण कराया था, जो धार्मिक चर्चा करता था, यानी कि इबादत खाना पहले सभी धर्मों के लिए नहीं था, लेकिन 1578 में इबादत खाने को सभी धर्मों के लिए क्या था, खोल दिया गया था। अगला प्रश्न है, वह भारतीय कौन था जो ब्रिटिश संसद का सदस्य बना। यानी कि ब्रिटिश संसद को हम कहते हैं ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन। तो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनने वाला पहला व्यक्ति कौन था। तो हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो थे आपके दादा भाई नेहरू जी। लेकिन अगर हम बात करें कि पहला चुनाव लड़ने वाला अगर कोई व्यक्ति है तो वो आपके क्या है, व्योमेश चंद्र बनर्जी।
तो व्यामेश चंद बैनर्जी ने चुनाव तो लड़ा लेकिन वहां से जीते नहीं। तो अगर हम बात करेंगे कि दादा भाई नौरोजी, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि वह प्रथम भारतीय कौन था जिसने ब्रिटिश संसद में क्या लिया, हिस्सा लिया। तो आंसर होगा दादा भाई नौरोजी। आइए देख लेते हैं कि अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि व्यामेश चंद बैनर्जी जो है वो आपके कौन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव लड़ने वाले पहले व्यक्ति हैं, लेकिन किसी कारणवश जीत नहीं पाए। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन में चुनाव लड़ने वाले दूसरे व्यक्ति दादा भाई नौरोजी हैं, लेकिन चुनाव जीतने वाले पहले व्यक्ति कौन है, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी ने जब चुनाव वहां पर जीता था तभी क्या हुआ था, ठीक है, तभी इनको क्या किया गया था, उसमें शामिल किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इन्होंने 3 अधिवेशन की क्या करी, अध्यक्षता करी है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, यानी कि इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता करी जो आपके कहां हुआ, कोलकाता में हुआ। इसके बाद 1896 के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी इन्होंने। उसके बाद 1906 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करी थी। इनको हम ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं, ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जानते हैं इनको हम। और इन्होंने जो 1896 में जो लाहौर का अधिवेशन हुआ था, इसी में इन्होंने क्या करा, ड्रेन थ्योरी यानी कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। लेकिन बाद में धन निष्कासन के सिद्धांत का जो विरोध कर दिए वो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान ने क्या करा, धन निष्कासन के सिद्धांत का विरोध किया। तो धन निष्कासन का जो सिद्धांत है वो इन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अनबेटिस रूल इन इंडिया, पॉवर्टी इन अनबेटिस रूल इन इंडिया, इन्होंने इस पुस्तक में क्या करा, धन निष्कासन के सिद्धांत को क्या करा, प्रस्तुत किया था। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, आपके दादा भाई नौरोजी। अगर हम बात कर लेते हैं फिरोज शाह मेहता की, तो इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जिसको हम कहते हैं बॉम्बे क्रॉनिकल। क्रॉनिकल एक समाचार पत्र निकाला था। ओके, तो ये हमारा सही आंसर होगा आपका दादा भाई नौरोजी। प्रश्न है कि भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई। तो भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की अगर हम बात करेंगे तो आपको इसको शॉर्टकट में अगर हम बोलेंगे तो IDBI बैंक के नाम से इसको हम जानते हैं। अभी मैंने आपको पहले ही प्रश्न में पढ़ाया था कि बैंकिंग जो सेक्टर होता है वो हमारे संघ यानी कि संघ सूची का क्या होता है, विषय होता है। तो आप बताइएगा जुलाई 1968, जुलाई 1966, जुलाई 1962 या जुलाई 1964, आप बताइए क्या होगी इसकी सही स्थापना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 जुलाई 1964 को, यानी कि 1 जुलाई 1964 को क्या हुई, इसकी स्थापना हुई। ये अब क्या है, भारत का एक निजी बैंक हो गया। तो 21 जनवरी 2019 से RBI ने इसको क्या कर दिया, भारत का एक निजी बैंक घोषित कर दिया। तो ये अब क्या हो गया, हमारा निजी बैंक हो गया। अगर उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, तो वो आपके महाराष्ट्र में है। इसका जो मुख्यालय है वो आपके कहां पर है, बंबई महाराष्ट्र में इसका मुख्यालय है। अगर हम बात कर लेते हैं कि बंबई की स्थापना किसने करी, तो जो बंबई की जो स्थापना करी थी वो गेरोल्ड अंगियार ने करी थी। ओके, तो अब हमारा 21 जनवरी 2019 से क्या हो गया, IDBI बैंक आपका एक निजी बैंक हो गया है। अगर हम 1 जुलाई की बात करेंगे
तो जीएसटी दिवस हम 1 जुलाई को बनाते हैं। तो जीएसटी हमारा लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। 1 जुलाई 2017 को हमारा जीएसटी लागू हुआ था, जो एक आपका अप्रत्यक्ष कर है। कैसा कर है आपका? अप्रत्यक्ष कर है, यानी कि जीएसटी आपका एक कैसा कर है? तो जीएसटी आपका एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न है कि बादल फटने का अर्थ क्या है? मेघाच्छादित मौसम में फसल के बीजों को बोना, आकाश में बादल के बिखरे हुए टुकड़ों को की मौजूदगी, भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात या कृत्रिम वर्षा का निर्माण। अगर हम नीचे वाले प्रश्न की बात करेंगे यहां से, तो सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए होता है। तो सिल्वर आयोडाइड का जो प्रयोग होता है वो आपका कृत्रिम वर्षा कराने के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग करते हैं। तो भारी तूफान के साथ असाधारण रूप से भारी बरसात जो होती है वो क्या होती है? बादल फटने की घटना होती है हमारी। तो भारी तूफान जब होगा तो क्या होगा? असाधारण वर्षा होगी, तो उससे क्या होगा? हमारा क्या आएगा? तूफान आएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपकी, बहुत ही ज्यादा आईएमपी प्रश्न है, तो आप इसको देख लें अच्छे से। अगला प्रश्न है कि पलासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, उपयुक्त में कोई नहीं। अगर हम बात करेंगे पलासी का युद्ध, तो पलासी की लड़ाई की बात अगर हम करेंगे तो 2 लोगों के मध्य हुई थी, एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके बंगाल की। तो ये आपकी मुर्शिदाबाद यानी कि भागीरथी नदी के किनारे हुई थी। भागीरथी नदी के किनारे ही हुई थी। और अगर हम बात करेंगे तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से इसमें शामिल थे रॉबर्ट क्लाइव के मध्य हुई थी, और ये यहां से जीत गए थे। ये क्या हुए थे? हार गए थे। ये बंगाल के कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर थे। तो बंगाल के पहले गवर्नर आपके रॉबर्ट क्लाइव थे। तो पलासी की लड़ाई ये हुई। अगर हम पूछेंगे कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, बक्सर के अगर हम युद्ध की बात करेंगे तो बक्सर का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर 1764 को। ये हुआ था हेक्टर मुनरो और क्या था? और एक हमारे मीर यानी कि बात करेंगे तो मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे उनके मध्य हुआ था। सुजाऊ दौला के मध्य हुआ था और शाह आलम द्वितीय के मध्य हुआ था। शाह आलम द्वितीय के मध्य हुए थे। ये आपके मुगल बादशाह थे, ये आपके अवध के नवाब थे और ये आपके बंगाल के नवाब थे। इनके मध्य हुआ था बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 22 अक्टूबर 1764 को आपको बक्सर का युद्ध हुआ था। इसमें 3 लोग आपके शामिल थे। ओके, तो इसमें जो अंग्रेजों की तरफ से थे वो आपके हेक्टर मुनरो थे। तो अगर पूछा जाता है कि किस युद्ध से ब्रिटिश प्रशासन की नींव भारत में रखी गई, तो 1757 के युद्ध से नींव रखी गई थी ब्रिटिश प्रशासन की। तो हमें पता होना चाहिए कि 1757 से क्या हो गया? हम पूरी तरह से भारत किसका गुलाम हो गया? ब्रिटिश का। 1947 तक क्या रहे? हम गुलाम रहे। तो आपको बता दें कि 190 वर्षों तक ब्रिटिशरों ने हम पे क्या करा? अधिकार किया था। अगर अगला प्रश्न है हमारा कि सर्वोदय समाज या सर्वोदय अवधारणा के संस्थापक कौन है? महात्मा गांधी, के जी मुखरूवाला,
विनोबा भावे या जयप्रकाश नारायण। अगर हम बात करेंगे जयप्रकाश नारायण की, तो जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक कहते हैं। तो जयप्रकाश नारायण को हम लोकनायक कहते हैं। अगर हम एक व्यक्ति की बात करेंगे चित्तरंजन दास, तो चित्तरंजन दास को हम देश बंधु कहते हैं। ये फ्रेंड ऑफ नेशन के नाम से जानते हैं, देश बंधु के नाम से इनको हम जानते हैं। जयप्रकाश नारायण ने 1971 की जो क्रांति थी उसे काली क्रांति कहा था। और विनोबा भावे की अगर हम बात करेंगे तो विनोबा भावे ने आपके भूदान आंदोलन की स्थापना करी थी। तो भूदान आंदोलन की स्थापना करी थी विनोबा भावे ने आपके। अगर महात्मा गांधी की बात करेंगे तो उन्होंने 1908 में रस्किन बांड अनटू दी लास्ट पुस्तक में क्या करी, चर्चा की। तो रस्किन बांड की अनटू दी लास्ट पुस्तक में क्या करी, चर्चा करी थी गांधी ने। तो 1908 में सर्वोदय समाज की क्या करी, स्थापना करी। अगला प्रश्न है हमारा कि रेड डाटा बुक में किसका विवरण दिया जाता है? केवल विलुप्त जीवों का, संकट संपन्न पादप व जीव जंतुओं का, केवल संकटपन्न पादपों का, या जीवाश्म पादपों का? अगर हम बात करेंगे तो रेड डाटा जो हमारी बुक है ये 1968 में आई थी, लेकिन इसका पहला जो प्रकाशन था वो 1972 में आया था। ये क्या करता है, अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अंतर्गत आता है। अंतरराष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ के अंतर्गत आता है। और इसमें जो रखे जाते हैं, इसका जो मुख्यालय वो आपके स्विट्जरलैंड में है। तो इसमें आपके संकटपन्न पादप और जीव जंतु दोनों आते हैं। सूखी बर्फ किसका ठोस रूप है? तो अगर हम सूखी बर्फ की बात करेंगे तो नाइट्रोजन, वायु, पानी या कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर हम बात करेंगे तो वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और वायुमंडल में पाई जाने वाली आपकी 78% है। उसके बाद जो वायुमंडल में पाई जाती है वो आपकी ऑक्सीजन पाई जाती है जो आपके 21% है। उसके बाद में आर्गन का जो प्रतिशत है वो आपके 0.93% है। CO2 की अगर हम बात करेंगे तो आपके इतने प्रतिशत है। ओके, अगर हम पानी की बात करेंगे तो पानी के जो अध्ययन होता है, क्योंकि पानी की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोलॉजी। अगर भारी जल की हम बात करते हैं, भारी जल को हम बोलते हैं D2O, यानी कि जिसको हम कह सकते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड। तो ड्यूटेरियम ऑक्साइड के नाम से इसको हम क्या करते हैं, जानते हैं। अगर हम शुष्क बर्फ की बात करेंगे तो उसको हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड हम बोलते हैं शुष्क बर्फ को। जब किसी बंद कमरे में कोयला या अंगीठी जलाई जाती है तो कौन सी गैस घुटन व मृत्यु का कारण बनती है? एथेन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड? तो अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा सही आंसर होगा वो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड। जब हम सिगरेट पीते हैं उससे भी आपकी कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। जो आपके कार वगैरह के साइलेंसर, यानी कि जो आपके बाइक का जो साइलेंसर होता है उससे भी कौन सी गैस निकलती है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो क्या होती है आपकी
एक ग्रीन हाउस गैसों के अंतर्गत आती है। मीथेन भी क्या है, हमारी एक ग्रीन हाउस गैस है। मिनी माता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण में फैलता है? पारा, लेड, टिन, ये मिथेल आइसोसाइनाइड। अगर हम सही आंसर की बात करेंगे तो आपकी हो गया पारा, जिसको हम कह सकते हैं Hg80। ठीक है। लेड की बात हम करेंगे तो लेड आपका Pb, और टिन भारत में एक ही मात्र राज्य आपके छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा होता है। और लेड की बात करेंगे तो सीसा व जस्ता के लिए आपकी राजस्थान की जावर खाने प्रसिद्ध हैं। तो सीसा व जस्ता के लिए आपकी जावर खाने प्रसिद्ध है राजस्थान की। ओके, अगला प्रश्न है हमारा कि अरोला के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने कराया? चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने, मौर्य सम्राट अशोक ने, और गुप्त शासक समुद्रगुप्त ने। तो आपकी बात अगर हम करेंगे, अरोला की बात हो रही है, एलोरा जो गुफाएं हैं हमारी उसकी बात हो रही है, तो पुलकेशन द्वितीय जो है वो आपके ऐहोल अभिलेख से संबंधित है। ऐहोल अभिलेख जो है वो आपके पुलकेशन द्वितीय से संबंधित है, और ये आपके कर्नाटक राज्य में है। किस राज्य में है? आपके कर्नाटक राज्य में है। क्या बस किस राज्य में है आपके? ये आपके कर्नाटक राज्य में है। अगर हम बात करेंगे तो समुद्रगुप्त में से जो अभिलेख जो हमारा संबंधित है वो आपका प्रयाग स्तंभ अभिलेख संबंधित है, और जो लिखा था हरिशेर ने। किसने लिखा था? आपके हरिशेर ने जो लिखा था आपके अभिलेख को। तो अगर हम सही बात करेंगे तो 1983 में एरोला को यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को की धरोहर सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। यूनेस्को की धरोहर सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। यूनेस्को की धरोहर सूची में इसको शामिल किया गया था 1983 में। ठीक है। सम्राट अशोक की अगर हम बात करेंगे तो सम्राट अशोक आपके गुप्त वंश के शासक थे, जिन्हें हम सम्राट अशोक के नाम से जानते थे। तो इसका सही आंसर होगा वो राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण फर्स्ट के द्वारा कराया गया था। ठीक है। अगर हम बात करेंगे विषम मिश्रण से लौह की परत को किस तकनीकी से पृथक किया जा सकता है? बाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, चुंबकीकरण या अपसादन। अगर हम इसके सही आंसर को देखेंगे तो लोहे है, यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट में अगर सबसे ज्यादा कोई तत्व पाया जाता है तो वो आपके लोहा पाया जाता है। दूसरा आपका क्या होगा? एल्यूमिनियम होगा। क्योंकि बात करेंगे तो चुंबकीकरण से, तो इसका सही आंसर होगा आपके चुंबकीकरण से। करेक्ट। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के उपाय करने के लिए देशों के बीच होता है। ये अम्लीय वर्षा को कम करने के लिए होता है। ये प्रदूषण नियंत्रण के लिए वृक्षारोपण करने के उपाय दोनों देशों के बीच का एक करार है। यह न्यूक्लियर ऊर्जा का प्रयोग करने के लिए दोनों देशों के बीच क्या है? एक करार है। अगर हम बात करेंगे ग्लोबल वार्मिंग की, तो ग्लोबल वार्मिंग को हम बोलते हैं भूमंडलीय ऊष्मीयकरण। तो भूमंडलीय ऊष्मीयकरण के नाम से हम इसको जानते हैं। और इसके द्वारा जो हमारी होती है वो ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? यानी कि जिनको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसें। तो भारत में आपकी कई सारी विश्व स्तर पर ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे हमारी मीथेन हो गई, आपकी जलवाष्प हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, तो ये सब हमारी क्या है? भूमंडलीय ऊष्मीकरण की गैस है। तो इसका सही आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ए। यानी क्योटो प्रोटोकॉल जो था वो 1997 में आपका हुआ था। एक शहर है क्योटो, उसमें आपका हुआ था। तो जो हमारी भूमंडलीय ऊष्मीकरण है, यानी कि जो गैसें हमारी ग्लोबल वार्मिंग के लिए
खतरनाक होती हैं, उसमें आपकी ये गैसें होती हैं। इसमें हम CFC को भी शामिल कर सकते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को भी क्या कर सकते हैं, शामिल हम इसमें कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? छोटे व बड़े उद्योगों को मिश्रित अर्थव्यवस्था आखिर हमारी क्या होती है? बात हम कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी की। तो मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं, यानी कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें सरकार और निजी दोनों हमको लाभ होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो आपकी कितनी है? कृषि प्रधान देश है। तो भारत जो हमारा 52%, भारत हमारा 52% क्या है आपका? कृषि प्रधान है। और अगर हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल एरिया की, तो भारत में आपके 17% जो क्षेत्र आता है वो आपके इंडस्ट्रियल एरिया में आता है। यानी कि भारत की जो अर्थव्यवस्था निर्भर करती है वो आपके किस पे निर्भर करती है? एग्रीकल्चर पर। अगर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की, तो एक कॉन्सेप्ट चलाया गया था जिसको हम कहते हैं पंचवर्षीय योजना। तो जो हमारी पंचवर्षीय जो पहली योजना थी 1951 से लेकर 1956, जो हमारी पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, उसका जो बेस बनाया गया था, यानी कि उसका जो आधार बनाया गया था वो क्या था? हमारा कृषि था। तो इसको जो कृषि का बेस बनाने का जो अस्तित्व दिया गया था, वो हमारा जो हमारे पहले उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा क्या किया गया था? इसमें योगदान दिया गया था। और जो हमारी पंचवर्षीय योजना है वो आपके हेरोड डोमर मॉडल पे क्या है? आपके आधारित है। तो जो पहली पंचवर्षीय योजना है वो हमारी हेरोड डोमर मॉडल पर क्या है? आधारित है। यानी कि पंचवर्षीय योजना को अब समाप्त कर दिया गया है। तो आपकी 1 जनवरी 2015 से इन पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त करने के बाद सरकार ने एक आयोग चलाया जिसको हमने क्या कहा? नीति आयोग। तो नीति आयोग भारत में एक गैर संवैधानिक निकाय है जो भारत के सहकारी संघवाद के रूप में क्या करता है? कार्य करता है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो हमारे भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर है, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होगी? तो मैंने आपको बताया जिसमें सरकार का और निजी दोनों प्रकार का हस्तक्षेप होता है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऐसा हमारा जो होगा वो क्या होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या होगा? राइट आंसर होगा। ठीक है, गरीबी अमीरी का कोई अर्थव्यवस्था में रूल नहीं होता है, तो ये तो आपका गलत हो गया। ठीक है, कृषि उद्योग यानी कि जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी कृषि पे आधारित थी, और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो हमारी किस पे आधारित थी? वो हमारी आधारित थी उद्योगों पे, यानी कि वो हमारी इंडस्ट्रियल एरिया पे आधारित थी। और मैंने आपको बताया कि हमारा भारतवर्ष में 17% जो क्षेत्र है वो क्या है? आपके इंडस्ट्रियल के एरिया के अंतर्गत आता है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। कल हम फिर से मिलेंगे आपको 9:30 पे। तब तक के लिए नमस्कार।